हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति, या हम इसे कह सकते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है। तो इसको पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्लास आपके चंडीगढ़ पीआरटी एनटीटी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, क्योंकि उनके सिलेबस में ये मेंशन किए गए टॉपिक्स हैं। तो वही टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ। अगर ये जो टॉपिक है, ये वैसे मैंने पहले भी आपको करा रखा है, चैनल पर अवेलेबल है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वहां से भी इस क्लास को देख सकता है। बट अभी आप नए तरीके से पढ़ रहे हैं तो इसी को पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम सिलेबस सेम ही टॉपिक है ये। ठीक है, तो वैसे अगर मान लीजिए किसी का पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का मन करता है तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने करा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एसएसटी सिलेबस के नाम से मिल जाएगी, सोशल साइंस फॉर चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम्स। तो वहां से आप कंप्लीट हिस्ट्री कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। बट अभी आपके एग्जाम में कम टाइम है तो आप अपने टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे तो ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने पहले ये क्लासेस देख लिए तो उसके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर मैंने बस इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स ही ऐड किए हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिसके आगे चांसेस है कि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपका इसको डीपली पढ़ने का मन है या आप इसको बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी शायद 12th क्लास की बुक है हिस्ट्री की, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। वहां बहुत अच्छे से ये कंप्लीट दे रखी है। बट आपको इतनी ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ लेना है। तो मैंने इसको उसी तरीके से ही यहाँ पर मेंशन किया है। तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना। 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। हमारे भारत में जैसे पहले 1757 में पलासी का युद्ध होता है, उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। तो बक्सर की लड़ाई के बाद में आप ये लगा सकते हैं कि पूरे के पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन जो है वो ज्यादा स्थापित हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों को बंगाल की क्या मिल जाती है, दीवानी मिल जाती है। पहले ये सिर्फ इसी तरीके से शासन कर रहे थे, लेकिन 1764 के बाद इनका वर्चस्व जो है वो भारत में बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब जितना भी रिवेन्यू का काम होता है वो सारा का सारा इनके हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि अब ये क्या करेंगे, हमारे भारतीयों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे। उन्हें बहुत सारा टैक्सेस लेंगे उनसे, और उनसे बहुत ज्यादा टैक्सेस लेने के बाद बहुत अपना सामान जो है वो ज्यादा वैल्यूज पर बेचेंगे, और दूसरों का सामान कहेंगे कि हम उनके सामान को कम वैल्यू पर खरीदना चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट इनके माइंड में आ जाएंगे। भारतीयों के मन में बहुत ज्यादा विद्रोह की भावना जो है वो कहीं ना कहीं जागृत होने लगेगी। बट कहीं ना कहीं डर के माध्यम से, डर के मतलब अब मान लीजिए कहीं ना कहीं कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है तो इंसान थोड़े टाइम तक चुप रहता है, चुप रहने के बाद वो एकदम से बोलता है। तो 1857 की क्रांति को आप एकदम से बोलना कह सकते। 1857 की क्रांति के बहुत सारे प्रमुख कारण रहे थे। ठीक है, तो उसमें ये कारण भी थे कि हम जो भारतीय उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, हमसे बहुत ज्यादा टैक्सेस लिए जा रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजंस जो हैं हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति के। लेकिन इसके अलावा, इसके अगर तात्कालिक कारणों की बात की जाए, एट प्रेजेंट जो इसका कारण बना, जो मेन मुद्दा बना था 1857 की क्रांति का, वो रहा था चर्बी लगे कारतूस। क्योंकि ऐसा कहा जाता था ये जो कारतूस वगैरह जो होते थे उसको मुंह से छीलना पड़ता था। और ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें स्पेशली मेंशन करके एक स्टोरी की फॉर्म में बताया गया है कि जो ये मंगल पांडे थे, मंगल पांडे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब ये एक तरीके से, जैसे पहले जात पात बहुत ज्यादा फैली हुई थी, तो ये जैसे आपको पता होगा वैदिक पीरियड में भी मैंने आपको पढ़ाया था, शूद्र जाति थी। तो ये क्या करते थे, जात पात बहुत ज्यादा उस टाइम पर मानी जाती थी। तो अपना इनका जो पानी पीने का तरीका भी होता था वो भी क्या था, अलग अलग था। इनके पानी पीने के स्रोत भी अलग अलग थे। तो जैसे ही कोई निम्न जाति का लोग, मतलब निम्न जाति के लोग यहाँ से, मतलब जो भी आप कह सकते हैं बड़ी जाति कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ये सारी मान्यताएं फैली हुई थी। और ऐसा स्पेशली बिल्कुल ऐसे एक तरीके से बुक में भी लिखा गया है। तो वहां से ये क्या करते, उनके अगर बर्तन से पानी भी पी लेते थे तो आपस में क्या हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। तो ऐसा ही क्या हुआ, जो दूसरे, मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं, अब मतलब जो शूद्र कह लो आप, शूद्र जाति के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उनके मटके से जो पानी, एक बार क्या किया उन्होंने, उनके मटके से जाकर पानी पी लिया। पानी पीने के बाद इन लोगों में क्या हो गया, विद्रोह हो गया।
तो उन्होंने क्या कहा कि तुम ज्यादा मतलब इतने अपने आप को बड़ा मानते हो तो तुम क्या करते हो, चर्बी लगे कारतूस चीरते हो, इस पर गाय और सुअर का क्या लगा हुआ होता है, मांस लगा हुआ होता है, और तुम्हारा क्या हो गया, इससे धर्म भ्रष्ट हो गया है। तो ऐसे करते करते ये जो बात थी बहुत ज्यादा फैल गई। अब ये बात बहुत ज्यादा फैलेगी तो सैनिकों में आपस में विद्रोह हो गया, तो सबके सब किस पर उतर आए, अंग्रेजों के खिलाफ उतर आए। तो ये थोड़ी सी स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपको बताने की कोशिश किया ताकि आप इसको रिलेट कर पाए, क्योंकि ये स्पेशली एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये लिखा गया है। ठीक है, अगर किसी का मन करता है तो फ्री टाइम में आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहां से शुरू होती है 1857 की क्रांति। अब क्रांति की जो विद्रोह की भावना थी वो सभी सैनिकों में फैल रही थी, लेकिन इसकी शुरुआत करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है, मंगल पांडे को जाता है। तो अगर हम विद्रोह की बात करते हैं तो विद्रोह का जो आरंभ है वो कब हो जाता है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो आपसे सबसे पहला तो यही पॉइंट पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार जो विद्रोह है वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। ठीक है, अब जो मंगल पांडे है ये विद्रोह करेंगे तो इनके विद्रोह के साथ साथ जो दूसरे सैनिक थे वो भी विद्रोह करने लग जाएंगे। तो 10 मई इस यहाँ पर इन्होंने विद्रोह कर दिया मार्च में, और अप्रैल में क्या किया अंग्रेजों ने, बाकी सैनिकों के मन में खौफ पैदा करने के लिए इन्हें अप्रैल में फांसी दे दी गई। ठीक है, तो मंगल पांडे जो है विद्रोह करते करते इनको क्या हो गई, सजा हुई और फिर इनकी गोली से उड़ाकर मतलब हत्या कर दी गई, मार दिया गया इनको, ये शहीद हो गए। इसके बाद जितने भी सैनिक थे सबके मन में कहीं ना कहीं एक जो विद्रोह की भावना है वो क्या हो रही थी, सॉरी गोली नहीं मारी गई थी, इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई थी। फांसी देने के बाद 10 मई 1857 को हमारे जो सैनिक थे उन्होंने, मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और क्या हो गए, दिल्ली की तरफ कूच कर गए, दिल्ली की तरफ चले गए। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में क्या क्या विद्रोह किया। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर क्या हो गए, रवाना हो गए। जो मंगल पांडे थे इनको 8 अप्रैल को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो इनको गोली से नहीं बल्कि फांसी दी गई थी। इसके बाद मेरठ से विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली मार्च कर 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करते थे, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर मुगल जो थे वो बहुत टाइम पीरियड से राज कर रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर क्या हो गए थे, बस गए थे। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, हमारे देश का पैसा लूट लूट कर अपने देश में ले जाते थे। इन्होंने कभी भी हमारे देश को अपना नहीं माना। लेकिन जो ये थे मुगल थे वो भारत में आकर बस गए थे, एक तरीके से कह सकते हैं। तो जो भारत के लोग थे उनके मन में इनके प्रति थोड़ा सा प्यार होगा, तभी इन्होंने क्या कहा कि आप क्या बन जाइए, हमारे यहाँ पर बादशाह बन जाइए। तो इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रांति की शुरुआत कब होती है, 10 मई को क्रांति की शुरुआत हो जाती है और 11 मई को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली पहुंचने के बाद बहादुर शाह जफर को क्या घोषित कर देते हैं, बादशाह घोषित कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, इनका लीडर होगा, इनकी क्रांति को लीड करेगा। इसके बाद दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व बख्त खान ने किया था। अब यहाँ पर जो दिल्ली है, दिल्ली में अलग अलग आपको पता होना चाहिए, अलग अलग टेरिटरीज में क्या हो रहे थे, ये विद्रोह हो रहे थे। तो ये जहां जहां पर भी विद्रोह हुए वहां पर कोई ना कोई लीडर था जो इनके सैनिकों को क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था इनका। ठीक है, एक हेड बना हुआ था कि जो निर्देश देता रहता है कि इस टाइप पर हम ये करेंगे। ठीक है, इस टाइप पर आपको यहाँ पर क्रांति करनी है। तो ये सारा का सारा जो लीडरशिप का काम है दिल्ली में, सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, बख्त खान के द्वारा किया गया। धीरे धीरे 1857 का विद्रोह क्या हुआ, पूरे के पूरे देश के अन्य अन्य भागों में भी फैल गया। ऐसा कहा जाता है कि जब ये क्रांति की शुरुआत हुई थी तो ये क्या करते, रोटियां चपातियां बनाई जाती थी और चपातियों को क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मेन मोटिव होता था वो यही होता था कि अब ये क्रांति जो है यहाँ से आगे इस तरीके से जाने वाली है। या फिर ये कमल का फूल भी दिया करते थे। तो ये दो संकेत थे कि क्रांति आगे बढ़ने वाली है, एक चपाती और एक कमल का फूल। तो आपसे पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति में जो संकेत था वो क्या था, तो एक कमल का फूल था और चपातियां थी। ठीक है, और ये गांव गांव में बांटने का काम किया जाता था जो गुप्त तरीके से रहता था, किसी को पता नहीं होता था। और ये क्या थे, किसके संकेत थे, क्रांति के संकेत थे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा जो जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। तो दिल्ली से कौन लीडरशिप कर रहा था, बख्त खान कर रहा था। 10 मई को क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, 10 मई को मेरठ से होती है। और मेरठ से होते होते 11 मई को क्रांति कहां आ जाती है, दिल्ली में आ जाती है। और दिल्ली में क्रांति आने के बाद ये लोग किसे अपना बादशाह घोषित कर देते हैं, बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर देते हैं।
इसके बाद अगर हम लखनऊ की बात कर लेते हैं तो लखनऊ में 4 जून 1857 को, अब देखो यहाँ पर जून का महीना आ गया है, तो 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिजरिस कादरी को क्या कर दिया, नवाब घोषित कर दिया। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कहां से कौन क्रांति कर रहा था, कहां से कौन नवाब बना था। तो लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल थी, इसका बेटा कौन था, बिजरिस कादिर था, जिसको क्या घोषित किया गया, नवाब घोषित किया गया था। तो यहाँ पर अगर आपसे नवाब पूछा जाता है तो आप क्या टिक करेंगे, बिजरिस कादिर टिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो मेल लीडरशिप थी, उनकी जो मदर थी, उनका नाम क्या था, बेगम हजरत महल था। तो मेल लीडरशिप किसके द्वारा की गई, बेगम हजरत महल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो लखनऊ में कब आती है क्रांति, 4 जून को, कानपुर में 5 जून को। ठीक है, ये सारा याद रख रहा है, आपको डेट भी याद रखनी है। तो लखनऊ से कौन है, बेगम हजरत महल कहां से है, लखनऊ से है, इनका पुत्र कौन है, बिजरिस कादिर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में है कानपुर। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह जो है पेशवा बाजीराव सेकंड के पुत्र, तो यहाँ पर पेशवा बाजीराव सेकंड के पुत्र नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें उनकी सहायता किसने की थी, तात्या टोपे ने की थी। ठीक है, तो कानपुर में क्या हुआ, 5 जून 1857 को विद्रोह होता है। पेशवा बाजीराव सेकंड के पुत्र जो थे नाना साहब, वो क्या करते हैं, विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, और इसमें इसकी सहायता कौन करते हैं, तात्या टोपे करते हैं। ठीक है, तो कानपुर से कौन रहे, नाना साहेब रहे, सहायता किसने की है, तात्या टोपे ने की है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं, जितने मैंने अभी आपको बताए हैं। सबसे पहले शुरुआत कौन करता है, बैरकपुर छावनी से कौन शुरुआत करते हैं, मंगल पांडे शुरुआत करते हैं। मार्च में उनके द्वारा शुरुआत की जाती है और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी हो जाती है। इसके बाद 10 मई को क्रांति की ज्वाला भड़क जाती है और उसकी शुरुआत मेरठ से होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया 11 मई को जो क्रांति है वो कहां जाती है, दिल्ली की तरफ कूच कर जाती है और बहादुर शाह जफर को वो अपना नवाब घोषित कर देते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। मई के बाद अगर हम बात करते हैं, 4 जून को लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने बेटे, अल्पायु बेटे बिजरिस कादिर को क्या कर देती है, नवाब घोषित कर देती है। उसके बाद 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत जो है वो पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे नाना साहेब उस क्रांति का नेतृत्व करते हैं, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे करते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक के पॉइंट जो मैंने आपको समझाए हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विद्रोह के कारण क्या क्या थे। अभी मैंने आपको सारा पहले समझा दिया था कि विद्रोह के क्या क्या कारण रहे थे। जैसे लाल डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। अब लाल डलहौजी क्या करता, राज्य हड़प की नीति इसने लगाई। एक लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि भी रही थी। राज्य हड़प नीति की बात की जाए तो ये डलहौजी ने ना क्या किया, मतलब ये क्या कहता था कि जिसका भी बेटा नहीं होगा, जहां पर भी कोई शासक नहीं होगा या फिर किसी भी राजा का कोई पुत्र नहीं होगा, तो उसका शासन जो है वो क्या कर लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। या फिर कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिनको अपने साथ मिला लिया जाएगा। जब भी इन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो राजा क्या करेगा, इनको सैनिक सहायता उपलब्ध कराएगा और अपने पैसे पर उस सेना को पालने का काम करेगा। ठीक है, तो ये थी राज्य हड़प नीति और सहायक संधि, जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और ये बाद में एकदम 1857 की क्रांति में ज्वाला भड़क कर सामने आई। तो इसके ये कारण भी इसमें शामिल किए गए हैं। और साथ साथ जैसे हमारे यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा होने लगा था। जो अंग्रेज थे वो अपने साथ धर्म प्रचारक लेकर आते थे। वो कहते थे कि हमारे ईसाई धर्म का यहाँ पर प्रचार करो, हमारे हिंदू धर्म को गलत ठहराते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे। तो इसलिए भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं ये बात भी घर कर गई और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी इसका कारण रहा। भारतीयों का बहुत ज्यादा आर्थिक शोषण होने लगा था। 1760 के आसपास यहाँ पर बहुत भयंकर अकाल पड़ा। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। तो जब अकाल पड़ा बंगाल में तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग मर गए थे। 2 करोड़ के लगभग की आबादी जो है वो इस जो अकाल पड़ा था उसमें मारी गई थी। ठीक है, तो आर्थिक शोषण भी हुआ। इसके बाद में सैनिकों को पदोन्नति से क्या रखा गया, वंचित रखा गया। अब यहाँ पर जो सैनिक थे ना, हमारे जो सैनिक होते थे भारतीय सैनिक, और इसके साथ साथ जो इनके सैनिक होते थे उनको ज्यादा पदोन्नति के अवसर मिलते थे, उन्हें ज्यादा सैलरी दी जाती थी, हमें बिल्कुल एक तरीके से नीचा दिखाया जाता था। तो ये भी कुछ कारण रहे थे। इसके अलावा भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजे जाना। अब यहाँ पर एक कुछ इस तरीके की बातें भी सामने आती है। जैसे जो भारतीय थे ना, वो पानी को पार करके दूर जाना क्या मानते थे, बहुत मतलब एक तरीके से धर्म के खिलाफ मानते थे। और ये जो मतलब ब्रिटिशर्स है, ये क्या करते हैं, हमारे भारतीय सैनिकों को पानी पार भेजते थे, साथ साथ उनको भत्ता भी नहीं देते थे, उनको कुछ सैलरी भी नहीं मिलती थी इस काम के लिए। तो उनके मन में रोष था।
इसके अलावा उनको अतिरिक्त भत्ता भी नहीं दिया जाता था। तो ये क्या थे, कुछ कारण थे। इसके अलावा जो मेन कारण बना वो क्या था, चर्बी लगे कारतूस थे। जो मेन रीजन था वो क्या था, चर्बी लगे कारतूस थे। ठीक है, सिर्फ ये रीजन नहीं कहेंगे हम कि चर्बी लगे कारतूस है, ये मेन रीजन है। ठीक है, ये एक मेन मुद्दा बना था जिसकी वजह से क्या हो गई, क्रांति हो गई। अब एक बात लगाकर चलिए, आपको ना आपको किसी काम के लिए बार बार रोका जाता है, बार बार रोका जाता है। ठीक है, आप एक बार चुप रहेंगे, 2 बार चुप रहेंगे, 3 बार चुप रहेंगे, 5 बार चुप रहेंगे, 6ठी बार तो आप बोलेंगे। उसका क्या बनेगा, कोई पॉइंट होगा तभी बोलेंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ उसी पॉइंट को लेकर आप बोले। आप पहले से वो जो बातें थी अपने मन में भरते गए और वो एकदम से कोई एक पॉइंट उसका मुद्दा बन गया। तो यहां पर भी सेम ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो क्या बन गया, चर्बी लगे कारतूस बन गई। अब किसी ने तो शुरुआत करनी थी, तो वो सैनिकों के द्वारा हो गई। तो यहाँ पर चर्बी लगे कारतूस जो है वो इसका मुख्य कारण हम कह सकते हैं। ठीक है, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग की बात से सैनिकों में आक्रोश पैदा हो गया और ये 1857 की क्रांति का क्या होता है, तात्कालिक कारण था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है, पलासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का क्या होता जा रहा था, शोषण होता जा रहा था। इसके साथ साथ बक्सर के युद्ध के बाद भी भारत में हमारे जो भी इंडियंस थे उनका क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इस वजह से भी उनके मन में रोष पैदा हुआ था, जो शायद जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो 1857 की क्रांति थी ये कहीं ना कहीं कैसे दिखाई दी, 1857 की क्रांति है वो कहीं ना कहीं असफल होती दिखाई दी। यहाँ पर जो हमारा जो भी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा उनके तरीके के एडवांस हथियार नहीं थे, बहुत ज्यादा सैनिक नहीं थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे कुछ भारतीय ऐसे थे जो अंग्रेजों के ही साथ में थे। ठीक है, कुछ गद्दार भी हो जाते, तो कुछ गद्दार लोग थे। इसके अलावा लीडरशिप करने वाला कोई नहीं था, या फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं सभी भारतीयों ने इसमें साथ नहीं दिया। जो पढ़ा लिखा समाज था वो बिल्कुल अलग थलग रहा। तो इसके बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति जो है वो असफल होती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो मैंने लिखा है नेतृत्व की कमी। तो जहां पर भी लीडरशिप की कमी हो जाती है वहां पर जो मेन मुद्दा होता है वो आपको मतलब धीमा दिखाई पड़ता है। तो असफल दिखाई पड़ा, यहाँ पर लीडरशिप की कमी थी, साथ साथ संगठन और एकता का अभाव था। तो यहाँ पर ये लोग क्या नहीं थे, एकजुट नहीं थे, इनमें एकता नहीं थी। अभी मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं इनमें क्या था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि धर्म को लेकर, जात पात को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ते थे। अपने मटके में से दूसरी जाति के लोगों को पानी भी नहीं पीने देते थे। तो ये क्या था, एक तरीके से आपस में ही एक दूसरे से डिवाइडेड थे, आपस में इनमें एकता नहीं थी। कुछ ऐसे गद्दार थे जो भारतीयों के साथ होकर भी भारतीयों के साथ नहीं थे, जो अंग्रेजों का साथ देते थे कुछ पैसों के लिए। जो भी इनके गुप्त डिसीजन होते वो सारे जाकर अंग्रेजों को बता देते थे। तो बहुत सारे इसमें रीजंस रहे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति जो है वो असफल हो गई। इसके साथ साथ जैसे उच्च वर्ग है, मध्य वर्ग है, सूदखोर थे, व्यापारी थे, जमींदार थे, ये अंग्रेजों के वफादार बने रहे। तो ये भी रीजन है, क्योंकि सभी लोग अगर क्रांति में साथ देते तो ये थोड़े से ही संख्या में थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, तो इनको तो हम उसी टाइम यहां से भगा देते। इसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। मतलब जो भी पढ़े लिखे थे, जो क्लर्क थे, जो कहीं ना कहीं जॉब करते थे, वो भी भारतीयों के हक में नहीं आए। विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा है कि उनमें से एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम हमेशा के लिए हार जाते। तो ये जो जॉन लॉरेंस है ये एक अंग्रेज था जिसने 1857 की क्रांति के बारे में क्या लिखा कि इनमें से कोई भी ऐसा योग्य लीडर नहीं था जिसकी वजह से मतलब ये अगर इनमें से कोई योग्य लीडर रहा होता तो आज हम भारत में ना रहते। और ये जो मतलब 1857 की क्रांति है इस पर आपको बहुत कम पुस्तकें देखने को मिलेगी। उस टाइम पीरियड पर बहुत कम बुक्स लिखी गई, बहुत कम सोर्सेज मिले, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया। और बाद में भी ये अंग्रेज क्या कहते थे कि ये तो बहुत छोटा सा संग्राम था, बहुत बड़ी क्रांति नहीं थी। वो इसीलिए कहा करते थे ताकि इसमें हमारा मतलब नाम कम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर विद्रोह का जो प्रभाव है वो क्या हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ कि देश से कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया और अब महारानी ब्रिटेन का शासन आ गया। ठीक है, तो पहले जो प्राइवेट कंपनी काम कर रही थी अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार काम करेगी। अब इस पॉइंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पर रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी कहीं पर कहीं पर काम कर रही है, वहां से बिजनेस करती है। तो पहले रिलायंस कंपनी काम कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ वहां पर रिलायंस कंपनी के खिलाफ विद्रोह हो गया। तो अब यहाँ वहां पर कौन काम करने लगेगी, भारत सरकार काम करने लगेगी। तो कितना मेजर डिफरेंस आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, पहले यहाँ पर सिर्फ कंपनी का शासन था, अब महारानी ब्रिटेन का शासन आ गया। और इसके अलावा यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हो गया, सारा शासन महारानी ब्रिटेन के हाथों में आ गया। तो ये 1857 की क्रांति का मेजर इफेक्ट था। क्रांति के समय अगर आपसे पूछा जाए, क्रांति के समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका गवर्नर कौन था, तो कौन था यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। और अगर 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के राजा की बात की जाती है तो इस समय में इसका राजा कौन था, पामहर्स्ट था। तो ये भी याद रखना है। 1857 की क्रांति के बाद जो वॉयसरॉय बना वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अगर हम इसके सिंबल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सिंबल जो है वो आपको कमल देखने को मिला और रोटी देखने को मिली। ठीक है, ये थे आपके सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए हैं। वैसे 1857 की क्रांति को बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो बहुत ज्यादा टाइम की क्लास बनती है ये, बट यहाँ पर मैंने आपको सारा एग्जाम ओरिएंटेड बताया है क्योंकि यही पॉइंट्स जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और यही पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे के सारे याद रख लेने हैं। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी तो कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं जहां से कोई ना कोई नेतृत्व कर रहा था। तो अगर आप इस क्लास को देख लेना एक बार, इसके बाद आप ल्यूसेंट से रिवाइज कर लेना, वहां पर भी इतना ही मेंशन मिलेगा आपको, इतने ही पॉइंट्स मिलेंगे, बट आप उसको रीड कर लेना तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये क्लास जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में दी गई है, आपको जरूर पढ़नी है। इसके बाद मैं आपको सारे सोशल रिफॉर्म्स पढ़ाऊंगी, सामाजिक सुधार क्या क्या हुए हमारे, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, तो ये सारा का सारा पढ़ाऊंगी। इसके बाद हमारी क्लास रहेगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, तो उसको भी हमारा पढ़ना जरूरी है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो अब हम मिलने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहे। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपको इसी तरीके से आगे और भी कंटेंट देखने को मिलता रहेगा।